नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी। जेपी इंफ्रा को इंसॉल्वेंसी में भेजने के एनसीएलटी के आदेश के बाद इंडियन बैंक्रप्सी कोड की खामियां सामने आने लगी हैं। इस एक्ट में बैंकों की सहूलियत का ध्यान रखा गया है, दूसरे कर्जदाताओं के हितों का भी ख्याल ये एक्ट रखता है। अगर अनदेखी की गई है तो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर्स यानी कि होम बायर्स की। आज हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसका सबूत खुद जेपी इंफ्रा के अकाउंट्स बोल रहे हैं। ये सबूत बता रहे हैं कि कैसे होम बायर्स के पैसों से बैंकों, कंपनी और सरकार ने अपनी अपनी जेबें भर ली और अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने वाले खरीदार अब सड़कों पर हैं। धरना ही शायद अब सपनों को पूरा करने का आखिरी रास्ता बचा है। ये हाल है उन घर खरीदारों का जिन्होंने जेपी इंफ्रा को 25,000 करोड़ रुपए देकर मुनाफा देने वाली कंपनी बना दिया और उस कंपनी से जुड़े बाकी लोगों ने सारा पैसा बटोरकर घर खरीदारों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। कंपनी को इंसॉल्वेंसी में भेज दिया गया, लेकिन अब इस प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। पूरा का पूरा जो होम प्रोजेक्ट है, जितना भी होम बायर्स के रिलेटेड है, पैसा सारा होम बायर ने दिया है और इसकी जो फंडिंग है वो बैंकों के पैसे से होम प्रोजेक्ट की कोई फंडिंग नहीं हुई है। अगर आप लास्ट इनकी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है जो आरओसी पे अवेलेबल है उसको जब देखा तो उसमें लगा कि 8,400 करोड़ के आसपास इनके लोन हैं और 10,600 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कैपिटलाइज किया हुआ यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर। तो ये सीधा सीधा नज़र आता है कि जो पूरा पैसा है लोन का वो यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर है। ग्राहकों की रकम के साथ अमीर बनने का जो खेल जेपी इंफ्रा में खेला गया, उसे जानकर लाचार ग्राहक हैरान और परेशान होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जेपी इंफ्रा को इंसॉल्वेंसी में धकेलने वाले बैंक यानी आईडीबीआई ने जेपी के होम प्रोजेक्ट को कभी लोन तक नहीं दिया था। यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए आईडीबीआई ने और बैंकों की तरह लोन दिया था, जिसका 6,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज जेपी इंफ्रा ने चुका दिया था। आईडीबीआई की अगुवाई में बैंकों के कंसोर्टियम ने यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए ये लोन दिया था। 2015-2016 तक होम बायर्स इस प्रोजेक्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके थे। होम बायर्स के पैसों से बैंकों को 6,000 करोड़ का ब्याज चुकाया गया और उन्हीं की रकम से शेयर धारकों को 475 करोड़ का डिविडेंड बांटा गया। होम बायर से मिली रकम से ही केंद्र सरकार को 1,200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स चुकाया गया, जो जेपी इंफ्राटेक को हुए प्रॉफिट का हिस्सा था, जबकि प्रोजेक्ट ना डिलीवर हुआ था और ना ही बना था। इसके साथ ही सीएसआर के लिए भी 36 करोड़ रुपए दिए गए। कुल मिलाकर ग्राहकों से जुटाए गए 21,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ रुपए की हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए गए और बाकी रकम ब्याज भुगतान, डिविडेंड, इनकम टैक्स, प्रोमोटर्स की तनख्वाह और जेपी एसोसिएट्स को लोन दिलाने के लिए गिरवी रखी गई जमीन को खरीदने में खर्च किए गए। इसके साथ ही 960 एकड़ जमीन को खरीदा गया, जिसे 5,000 करोड़ के स्टॉक का हिस्सा बताया गया और इस जमीन को जेपी एसोसिएट्स के लिए 33,000 करोड़ के कर्ज के लिए गिरवी रख दिया गया। घरों को खरीदने के लिए दी गई रकम में 900 करोड़ रुपए बतौर सर्विस टैक्स ग्राहकों ने सरकार को चुकाए थे। अब ग्राहकों से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बतौर ब्याज मिलने के बावजूद आईडीबीआई ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी में धकेल दिया। यानी रकम ग्राहकों की जेब से निकाली गई और उन्होंने कंपनी, बैंकों और सरकारों की तिजोरी भरने का काम किया। अब समझाते हैं आखिर ये खेल कैसे खेला गया, जिसमें पैसा ग्राहकों का लगा और उनके अलावा मालामाल सब हो गए। जेपी इंफ्रा ने होम बायर्स से हासिल रकम पर बने एसेट्स पर दूसरे पक्षों के अधिकार भी बना दिए और इस बारे में होम बायर्स को जानकारी तक देना मुनासिब नहीं समझा। आईडीबीआई की अगुवाई में बैंकों के कंसोर्टियम ने एसोसिएट्स को गिरवी रखकर कर्ज दे दिया, जबकि उन्हें पता था कि ये होम प्रोजेक्ट बेचा जा चुका है और जेपी को ग्राहकों से और होम लोन देने वाले बैंकों से पैसा भी मिल चुका है।
आईडीबीआई ने इन्हीं एसेट्स पर फिर से अतिरिक्त अधिकार हासिल करके जेपी को और लोन दे दिया ताकि वो अपना ही लोन और ब्याज वसूल कर सके। यानी होम बायर से हासिल किए गए 25,000 करोड़ रुपए को बैंकों, प्रोमोटर्स और सरकार ने आपस में बांट लिया और महज 9 महीने पहले बनाए गए आईबीसी कानून के चलते पैसा चुकाने वाले लोग सड़कों पर आ गए। जेपी इंफ्राटेक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले होम बायर्स कानून की वजह से अनसिक्योर्ड हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में कोई अधिकार नहीं रखते और अब उनका भविष्य बैंकों और जेपी मैनेजमेंट के हाथों में है, जो कंपनी का भविष्य तय करेंगे। उस इनकम को रिकॉग्नाइज करने के बाद तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का टैक्स जा चुका है प्रॉफिट के ऊपर सरकार को। सरकार को ही नहीं है, उसके ऊपर 450 करोड़ से ऊपर का डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को जा चुका है इसी कस्टमर के पैसे से, और 75 करोड़ रुपए के आसपास डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है वो उस पे जा चुका है। और एक चीज़ देख के चलें कि एवरेज टैक्स, अगर सर्विस टैक्स भी इसके ऊपर दिया है सारे कस्टमर्स ने, अगर वो 3-4% पे लगाएं तो वो भी तकरीबन 800-900 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स जो है वो सरकार के पास चला गया। तो फैक्चुअल पोजीशन देखा जाए कि 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए वहाँ निकल गया, बाकी जो है खर्चों में निकल गया, डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन में निकल गया करोड़ों रुपया। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए नियम को समझें, हमेशा ही प्रोजेक्ट कॉस्ट की 2/3 से ज्यादा रकम यानी 70% रकम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें फ्लैट्स के निर्माण के साथ ही कॉमन एरिया का विकास भी शामिल होता है। इस हिसाब से 14,700 करोड़ रुपए फ्लैट्स के निर्माण पर खर्च होने चाहिए थे। अगर फ्लैट के निर्माण का खर्च 2,500 रुपए प्रति वर्ग फीट माना जाए तो करीब 6 करोड़ वर्ग फीट एरिया बनाकर तैयार होना था। यानी 1500 वर्ग फीट साइज के 40,000 अपार्टमेंट्स अंदरूनी और बाहरी विकास के साथ साथ 2009 से अब तक तैयार हो सकते थे। हालांकि वहां इसकी जगह स्ट्रक्चर और आधे अधूरे ढांचे खड़े हुए हैं, जिनकी कुल कीमत 21,000 करोड़ के 40% यानी 8400 करोड़ के बराबर है। ये वही रकम है जिसे 2015-2016 के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया गया है। बैंक के पास कोई अधिकार ही नहीं है मॉर्गेज करने का, जब सबको ये पता है। आज ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीटें बताती हैं, ईयर आफ्टर ईयर वो बता रही हैं कि इतना पैसा हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और प्रॉपर्टी सेल से लिया है। जब वो उनको पता है कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी सोल्ड है तो मॉर्गेज नहीं की जा सकती। तो प्रिसाइजली है कि इसमें सबको सबका शेयर मिला है। सिर्फ अगर आज की डेट में कोई भी अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो वो होम बायर है। आज 21,000 करोड़ रुपए देने के बाद भी, ये 2016 तक की फिगर है, ये आज की डेट में मेरे हिसाब से 25,000 करोड़ क्रॉस कर रही होगी। इन तथ्यों से ये साफ हो जाता है कि इंसॉल्वेंसी एक्ट जनता के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बैंकों और कंपनी को यह अधिकार देने के लिए बनाया गया है कि कैसे अनसिक्योर्ड कर्जदाताओं का भविष्य तय किया जाए। तमाम आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं, यहाँ पर फंड का डायवर्जन किया गया है। अगर ये 10,000 करोड़ की रकम को डाइवर्ट करने की जगह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगाया होता तो आज घर खरीदार यूं सड़कों पर भटकने को मजबूर न होते। आदित्य के राणा, दिल्ली, आज तक। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव करके कंपनी के सभी बकायेदारों के हितों को सुरक्षित करने की तरफ कदम बढ़ाया और अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर में इंसॉल्वेंसी की वजह से घर खरीदारों के हित प्रभावित हो रहे थे और जेपी आम्रपाली के केस के बाद ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। नए नियमों के मुताबिक अब बैंक्रप्सी नियमों की आड़ में बैंक और दूसरे कर्जदाता घर खरीदारों का नुकसान नहीं कर पाएंगे। क्रेडिटर्स कमेटी का एक खास हिस्सा बैंक भी है, जो किसी कंपनी के बैंक्रप्सी में जाने के बाद फैसला करने वाले अहम सदस्य हैं। नियमों में बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि घर खरीदारों का दावा था कि बैंक्रप्सी कोड में उनके हितों की अनदेखी की गई है। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान राजेंद्र कुमार गुप्ता हैं, कॉर्पोरेटर लॉयर हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। राजेंद्र जी, हम विस्तार से आप ही से जानना चाहेंगे, आप समझाएं किस तरह से बैंकों ने घालमेल किया है, गड़बड़ की है। नहीं, बेसिकली इशू अगर हम इसमें देखें तो बैंकों का सिर्फ एक ही रोल है कि अगर ये प्रॉपर्टी प्री सोल्ड थी तो बैंक इसको कैसे दोबारा से मॉर्गेज कर सकते हैं।
काफ़ी कस्टमर्स ने इसके ऊपर होम लोन भी लिया हुआ है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही प्रॉपर्टी को लोन के अगेंस्ट बैंकों ने भी चार्ज किया हुआ है और उसके बाद बैंकों ने भी जो इसके ऊपर होम लोन दे दिया? तो ये थोड़ी सी बात जो है ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जो मेजर पार्ट है, जो मेजर हिस्सा है, जैसा भी दिखाया कि मेजर हिस्से में से जो दिया गया था पैसा कस्टमर का, कस्टमर ने तकरीबन 2016 तक 21,000 करोड़ रुपए के आसपास दिया। ये प्रोजेक्ट हमको ध्यान रखना होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये अपना शुरू हुआ था तकरीबन 2009-2010 के आसपास, जब एवरेज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी 1800, 1900, 2000 से ऊपर नहीं होती थी। 1 लाख कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसके, और इनका एवरेज जो सेल रेट होगा वो 3500-3600 रुपये से कम नहीं होगा। तो उसके हिसाब से देखते हुए इतना पैसा था कि अगर वो सीधा सीधा इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता प्रोजेक्ट में और डाइवर्ट नहीं होता वो पैसा। डाइवर्ट कैसे हुआ इस पैसे में? इसमें दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि कंपनी ने जो ब्याज था इनका लोन का यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, जेपी आगरा एक्सप्रेसवे के लिए, उसके ऊपर तकरीबन 6,300 करोड़ रुपए का इन्होंने इंटरेस्ट चुकाया। उसका सोर्स ऑफ फंड बैलेंस शीट में कहीं नहीं है, उसका सोर्स ऑफ फंड सिर्फ बायर्स मनी है। तो अगर इसको देखें तो 30% मोटा मोटा जो कलेक्शन का हिस्सा है हमारा वो उसके साथ निकल गया। उसके बाद डिविडेंड भी चला गया, तो 2% के आसपास, 2.5% के आसपास टोटल होम बायर कलेक्शन का डिविडेंड चला गया। CSR है, इनकम टैक्स है, ओवरऑल मिला के 40-45% जो है वो पैसा उस चीज़ों में निकल गया जो कि घर के अंदर लग सकता था। अगर वो पैसा लग सकता था, वो पैसा ऐसे ही निकल गया। बात आगे भी करेंगे राजेंद्र जी इस पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे जो नियमों में बदलाव हुआ है, क्या वाकई में उसमें खरीदारों के हितों का ध्यान रखा गया है या फिर नहीं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए तेरी आज तक। आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी। हम बात कर रहे हैं लगातार खरीदारों के जो फ्लैट्स को देने में देरी हो रही है, क्या वजह उसकी है। कुछ नियमों में बदलाव किया गया है खरीदारों के हितों को ध्यान में रखकर। क्या उन नियमों में बदलाव होने से वाकई में हितों में उनके कुछ सुधार आएगा, उनकी कुछ दिक्कतें हैं वो दूर होंगी या नहीं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार गुप्ता, कॉर्पोरेट लॉयर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेंद्र जी, एक अहम सवाल जो सभी के जहन में आता है, सब पूरा पैसा दे चुके हैं ज्यादातर खरीदार, आखिर वजह क्या है, प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे मैंने भी आपको बताया कि बेसिकली प्रोजेक्ट पूरे नहीं होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो पैसा इन्होंने कस्टमर्स का है वो डाइवर्ट किया है, चाहे वो सेम अपनी कंपनी के किसी और ज़रूरतों के लिए किया है या ग्रुप कंपनी के लिए किया है। बेसिकली उस वजह से जो है प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। या मोस्ट ऑफ द डेवलपर ने क्या किया था कि कभी भी एक्चुअल में देखा जाए तो कस्टमर के पैसे को उन्होंने कभी लाइबिलिटी नहीं समझा। उन्होंने फर्स्ट डे से ये मान के चले कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है, बाकी पैसा हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी कंप्लीट नहीं होने का रीज़न ये कि 2000 लाइक जेपी है 2008-9 से लेके 2017 है, तो जो कॉस्ट है वो 1.5 गुना हो गई। आपका कभी भी ध्यान रखिए जो भी इनफ्लो है फंड का वो आपका फिक्स हो गया जब आपने प्रॉपर्टी बेची है। आउटफ्लो के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट रहेंगे, कभी भी फाइनेंशियल वाइबल नहीं हो सकते। तो यही रीज़न है कि जो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होने के कि अमाउंट जो है, जो होम बायर्स का पैसा है वो किसी और चीज़ों में डाइवर्ट किया गया या बियॉन्ड ए लिमिट डाइवर्ट किया गया। राजेंद्र जी, जो बैंक्रप्सी कोड में जो बदलाव हुए हैं नियमों में, क्या उससे वाकई में कुछ फायदा होगा ग्राहकों को? इट इज़ ए गुड न्यूज़ इन द सेंस कि आप ये देखिए अभी तक जो कहा था, आपको ध्यान होगा कि जब जेपी की प्रॉब्लम आई थी तो फॉर्म F डेवलप किया गया था। IBBI फॉर्म F लेके आया कि लोगों ने फॉर्म F भरे, लेकिन उस फॉर्म F में कोई ना वो ऑपरेशनल थे ना फाइनेंशियल थे। तो अब जो 7 अक्टूबर को इन्होंने ट्वीक किए हैं अपने रूल्स को, उसमें ये कहा है कि जो भी रेजोल्यूशन प्लान बनेगा जी, उसके अंदर होम बायर का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वो घर कैसे कंप्लीट होगा। मीन्स जो भी आपको वायबिलिटी प्लान बनाना है, रेजोल्यूशन प्लान क्या है? रेजोल्यूशन प्लान एक तरह से वायबिलिटी प्लान है कि अगले 2-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर कैसे वायबल करके आप कंपनी में लोन चुका सकते हैं बैंकों का, और कैसे जो आपके ये प्रोजेक्ट जो हैं, बिजनेस है, वो आपके कमिटमेंट्स पूरे होंगे। तो अब इस हिसाब से ये आप मान के चल सकते हैं कि दे कैन नॉट इग्नोर। पहले इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर, तो उसमें बायर का, क्रेडिटर का सिक्योर्ड नहीं थे या ऑपरेशनल या फाइनेंशियल नहीं थे, तो उनका ध्यान नहीं रखा जाना था। ना इसमें ध्यान ये रखा जाएगा कि जो भी रेजोल्यूशन प्लान बनेगा उसमें होम बायर्स का कैसे ख्याल रखा जाए। बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी कंपनी की, अगर हम देखें रियल एस्टेट कंपनी में, किसी भी कंपनी के अंदर एक सिचुएशन है कि सिर्फ उसका प्रोजेक्ट रियल एस्टेट है,
तो रेजोल्यूशन प्लान ये है कि वो कैसे उसको कंप्लीट करके कैसे बैंक का लोन चुका सकता है या बैंक का जो भी पैसा चुकाना है, और कैसे उस बिजनेस को करके अपने कमिटमेंट पूरे कर सकता है। तो अगर रेजोल्यूशन निकलेगा तो होम बायर्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब जो 7 अक्टूबर को जो IBBI ने रूल्स चेंज किए। जी, दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेश हमारे साथ हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी परवेश, पूछिए क्या आप पूछना चाहते हैं। हाँ मैडम, मैं ये रमेश सागर मानसरोवर गार्डन से बोल रहा हूँ। मैं मैंने यूनिटेक वालों को 2010 के अंदर 40,000 रुपये दिया था, 3 साल के लिए दिया था मैंने। तो उसके बाद जो है वो 2013 में ड्यू था वो, जो मुझे आज से 2 साल से मिले नहीं है पैसे, बल्कि 3-4 साल हो गए। तो ये मुझे कब मिलेंगे पैसे? ये नहीं, आपने क्या फिक्स डिपॉजिट में दिया था पैसा? हाँ, फिक्स डिपॉजिट कराई थी, उसमें 11-11.5% जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है अभी जो है, अभी तो देखिए कि यूनिटेक की जो पोजीशन है उसमें NCLT के अंदर चल रहा है कि उन्होंने पैसा कैसे देना है, वो पेटिशंस उनके पेंडिंग्स हैं। तो अभी जब तक कंपनी की कोई पोजीशन नहीं है तब तक अभी कहना मुश्किल है कि वो पैसा कब तक मिलेगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रमेश से हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी। लगातार दर्शक भी हमें फोन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। सतीश है हमारे साथ। जी पूछिए, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। गुप्ता साहब, मेरा सवाल ये है कि हमने ऑर्चर्ड्स JP में एक फ्लैट बुक किया हुआ है, और हमारे एक सोसाइटी ने कोर्ट केस किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमको पैसा वापस किया जाए। तो अभी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 27 अक्टूबर से पहले अपने केस को बाकी केसेस के साथ क्लब कर दीजिए ताकि कंसोलिडेटेड डिस्कशन हो सके। हमारा सवाल ये है कि हमें रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहिए या प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करना चाहिए? देखिए, रिफंड का तो आपने अपना क्लेम भरा ही होगा उस टाइम पे जब क्लेम इनवाइट किए थे IRP ने। हाँ जी, क्लेम हमने डाला है, जो फॉर्म है भरा था हमने। आपने वो क्लेम डाला हुआ है। तो अभी रिफंड के लिए जहाँ तक सवाल है कि जो भी आपने क्लेम करना है, अगर आपने पैसा करना है तो आप रिफंड का दोबारा से लिख के दे सकते हैं। और अगर आपने फ्लैट लेना है, उम्मीद लग रही है कि शायद कोई रेजोल्यूशन प्लान निकल आए JP का। अगर रेजोल्यूशन प्लान निकल आएगा तो ये फ्लैट शायद कंप्लीट हो जाए और लोगों को मिलें। क्योंकि JP ने जो अपनी वेबसाइट पर डाला है कि 2021 मार्च तक ये फ्लैट्स मिलेंगे, जिसको अभी 4 साल और बाकी है। नहीं, देखिए अभी JP ने कुछ भी डाला हो अपनी साइट के ऊपर, जब तक रेजोल्यूशन प्लान नहीं आएगा, ये सारी कहानी अभी 6 से 9 महीने की है। अगर 6 से 9 महीने में रेजोल्यूशन प्लान आएगा तो कोई उस प्लान के हिसाब से कब मिलेगा, क्या फंड फ्लो है कंपनी का और किस तरह से प्लान करते हैं वो कंप्लीट करके देने का, उस पर डिपेंड करेगा। वेबसाइट पे भी मेरा हिसाब से कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो वेबसाइट पर कोई डिसीजन लेना अभी ठीक नहीं है, जैसा कि राजेंद्र जी कह रहे हैं। राजेंद्र जी, अगला सवाल ये कि आम्रपाली अल्ट्रा होम्स की इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद अब इसके खरीदारों को किस तरह से फॉर्म F भरना चाहिए? देखिए, फॉर्म F वही है। अल्ट्रा होम में बेसिकली हमको एक चीज़ देखनी है कि अल्ट्रा होम के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिमिटेड हैं। और अल्ट्रा होम इनकी जो थी बेसिकली एक काफ़ी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है कि अल्ट्रा होम होल्ड से शेयर ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो वो प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट अभी इम्पैक्ट नहीं होंगे, लेकिन फॉर्म F जो भरना है, जिस तरह से JP का भरा गया था या आम्रपाली सिलिकॉन का भरा गया था, वही उसी तरह से फॉर्म भरना है। पर फॉर्म के साथ अपने अभी एक इश्यूज़ कुछ आने लगे हैं कि उसने अपना प्रूफ नहीं लगाया या जो भी चीज़ है। तो सजेशन ये है कि जो भी लास्ट आपका पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट होगा या कोई स्टेटमेंट होगा वो अपने फॉर्म F के साथ ज़रूर लगा दें, जिससे कि ये आइडेंटिटी क्लियर रहे कि आपने पैसा दिया हुआ है और आप अलॉटी हैं। राजेंद्र जी, अब तक जो फैसले हुए इंसॉल्वेंसी के दौरान वो ग्राहकों के हित में नहीं हुए हैं। अब बदलाव से क्या फ़ायदा होगा वाकई में? उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा आगे? जैसा मैंने भी बताया कि बेसिकली क्या है, जहाँ तक NCLT का अगर हम सवाल लेते हैं तो NCLT तो लॉ के हिसाब से चलेगी, जो भी लॉ बना हुआ है। अभी तक उनका कोई होम बायर्स का कहीं पे कोई स्टेज नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है इंसॉल्वेंसी में। दे आर लाइक कस्टमर्स। तो उस तरीके से देखा जाए तो अब जो 7 अक्टूबर को इन्होंने अपने रूल्स में थोड़ा चेंज किया है जी। तो उसमें ये किया है कि जो भी रेजोल्यूशन प्लान बनेगा, जैसे मैंने अभी बताया, उसके अंदर पूरा फंड फ्लो लेते हुए आपको ये बताना है कि आप ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। उसका बड़ा सिंपल सा सिस्टम ये समझ के चलिए कि टोटल आपका प्रोजेक्ट के अंदर कितना पैसा लगना है
कितना आया हुआ है और कितना और आना है। ये आपके पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है तो उसके अनसोल्ड स्टॉक के हिसाब से आपको कितना पैसा और मिल सकता है। तो इट्स फंड फ्लो मैचिंग है बेसिकली, कि आपका फंड फ्लो अभी क्या है और फंड फ्लो कल क्या होगा, उसमें से कितना पैसा कंस्ट्रक्शन में लगा के आप लोगों का कंप्लीट करके दे सकते हैं, और उसके बाद बैंकों का जो पैसा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी देखने की यहाँ पे ये है कि आम्रपाली की सिचुएशन, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ तो आम्रपाली सिलिकॉन की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। उसके अंदर जो बैलेंस शीट मैंने स्टडी करी, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 393 करोड़ के आसपास उनका जो है लोन्स थे बैलेंस शीट में, और उसके अगेंस्ट में 452 करोड़ रुपए उन्होंने अपने ग्रुप कंपनी को दे दिए। तो इसका मतलब ये है कि एक भी पैसा प्रोजेक्ट में नहीं लगा, और अगर इंसॉल्वेंसी में कंपनी गई है तो उसमें प्रोमोटर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, होम बायर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जी राजेंद्र जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। आपकी प्रॉपर्टी में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली आज तक।